पराक्रमी मगध चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसे गांव से रूबरू करवाना चाहता हूं जो एक तरह से विरासत समाहित है इस ग्राम में। जो ग्राम मगध के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के ताजपुर ग्राम है। राम सहाय नारायण सिंह ये टिकारी क्षेत्र से आए थे, यहाँ से अदई वाली से जी। इस विस्तार में। तो पहले इस बस्ती का नाम था हवेलीपुर। अच्छा, इसका आप कहीं भी कागज में देखिएगा, हम लोग अभी सर्वे के कारण सब कागज निकाल रहे हैं, तो दोनों लिखा हुआ है बिजलीपुर उर्फ ताजपुर। ताजपुर टोटल पेपर पर वही निकल रहा है। बिजलीपुर का मतलब क्या हुआ? बिजलीपुर गांव। अच्छा, गांव उर्फ ताजपुर। बाद में बिजलीपुर समाप्त हो गया और ताजपुर रह गया। और ऐसा भी बताया जाता है सर कि पहला पूजा आपके ही पूर्वजों ने बाबा सिद्धेश्वर नाथ पर जलाभिषेक करते थे और डोला से जाते थे। और एक चीज़ सर ऐसा बताया जाता है कि आपके पूर्वजों के पीछे से हुआ से दो, जिसको कुकुर कहते हैं, जिसको क्षेत्रीय भाषा में कुत्ता भी बोलते हैं, वो उनके पीछे पीछे जब वहाँ से पूजा अर्चना करके बवन खेड़िया से उतर के जब आ रहे थे अपने ग्राम की ओर, पैतृक घर की ओर, तो उनके पीछे पीछे दो कुत्ता आने लगे, आपके पूर्वजों के द्वारा बताया गया। तो फिर उसके बाद कुत्ता कहाँ चला जाता है कोई ऐसा बताता नहीं। इसकी क्या कहानी है सर, दंत कथा क्या है? पूजा के क्रम में अपनी खटोली से सिद्धनाथ की पूजा के लिए वो जा रहे थे जी। उधर से लौटते वक्त दो काले कुत्ते उनके साथ लग गए। इस बात पर किसी की चेतना नहीं गई जी। वहाँ से उसका कोई संबंध जोड़ नहीं पाया। बात ऐसे ही साधारण ढंग से हुआ कि वही आ रहे थे उधर से, तो कुत्ता साथ आ गया। कुत्ता चल देता है पीछे। हाँ, भट के आ गया। लेकिन धीरे 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 उनको स्मरण सा हुआ कि आखिर ये कुत्ता अचानक से मेरे पीछे पड़े, दो कुत्ते, इसका कारण क्या हो सकता है। तब उनको अपने पिताजी की दी हुई बात याद आई, जो वचन उन्होंने दिया था। स्मरण हुआ उनको, स्मरण हुआ इस संदेह से जी कि कहीं कुछ इसका संबंध उसी से तो नहीं बन रहा है जी। वो संपदा थी ही। मंदिर तालाब में उन्होंने हाथ लगा दिया। 2-4 वर्ष लगे होंगे। किंवदंती ये भी, हमारे ग्रैंडफादर ये भी बताते थे कि जिस दिन खुवी नारायण सिंह ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जी, उसी दिन से वो दोनों कुत्ते अदृश्य हो गए। तो फिर तोड़वा करके उस बस फाटक भर में ही वो मकान बना हुआ है। ये हाँ, नया। मैंने इसी में कचहरी लगता था उस समय ना। इसमें कचहरी होती थी 2 मंजिला, 4 आदमी ऊपर हुआ। ताजपुर ग्राम में भोले शंकर का जो शिवलिंग है, बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन। अब आप वो जो हम बोले बताए ध्यान से आप देख सकते हैं। जब बम बम शंकर, अब आप देखिए इसमें। आप देखिए साफ नजर आ रही होगी कि किस तरह से भोले शंकर के शिवलिंग पर ऊपर चंद्रमा एक तरह से मुकुट टाइप में विराजमान है यहाँ पर। इसी वजह से भोले शंकर को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। ये बाबा रामेश्वर नाथ है। हाँ, और इसकी जो एक तरह से जैसे बहुत सारे शिवलिंग सर देखे हैं, उसमें उसका जो होता है, जो ऊपर वाला फ्रंट व्यू का जो सरफेस होता है थोड़ा सा उभरा, उसके बाद कर्व टाइप का ऐसे रहता है। लेकिन इसमें दूसरे तरह से समाहित है इसका स्ट्रक्चर, जो आज के ज़माना में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गया उसके बाद भी इतना संभव नहीं है। एक से एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, लेकिन उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बाद भी इसकी नक्काशी एक अद्वितीय है। पराक्रमी मगध चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसे गांव से रूबरू करवाना चाहता हूं जो एक तरह से विरासत समाहित है इस ग्राम में।
जो ग्राम मगध के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के ताजपुर गांव में एक भोले शंकर की ऐसी शिवलिंग है जिसमें जो चंद्र है उनके ऊपर से लगता है कि मूर्ति न कहें, एक तरह से शिवलिंग में से निकलती बाहर आती दिखती है। बम बम भोलेनाथ, बड़ी जीवित देव हैं। जय शंकर भोलेनाथ। बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन। अब आप वो जो हम बोले बताए वो ध्यान से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, देख रहे हैं? ये ताजपुर ग्राम में भोले शंकर का जो शिवलिंग है। जब बम बम शंकर। अब आप देखिए इसमें, अब देखिए साफ नजर आ रही होगी कि किस तरह से भोले शंकर के शिवलिंग पर ऊपर चंद्रमा एक तरह से मुकुट टाइप में विराजमान है यहाँ पर। इसी वजह से भोले शंकर को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। ये बाबा रामेश्वर नाथ हैं। हाँ, और इसकी जो एक तरह से जैसे बहुत सारे शिवलिंग सर देखे हैं, उसमें उसका जो होता है जो ऊपर वाला फ्रंट व्यू का जो सरफेस होता है थोड़ा सा उभरा, उसके बाद कर्व टाइप का ऐसे रहता है, लेकिन इसमें दूसरे तरह से समाहित है। इसका जो शिवलिंग का है मतलब एक तरह से इतना चिकनापन, और इसका डायरेक्ट ही इसमें एक तरह से माने स्लोप जो है ना इसका बहुत कम है। स्लोप जो है पूरा एक तरह से परपेंडिकुलर टाइप है, उसमें थोड़ा डिग्री पर रहता है, लेकिन इसमें पूरा प्योरली 90 डिग्री पर है स्लोप। तो अलग ही वो सब शिवलिंग से अलग है सर इसमें। और इस गांव की जो और भी विरासत है यहाँ पर समाहित है, जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं सर, ताजपुर ग्राम के ही निवासी हैं। इनका जन्म स्थान यही है, और धरोहर और संस्कृति को इनका जो विरासत में मिला है उसको ये समाहित किए हुए हैं और बचाए हुए हैं और संरक्षित भी कर रहे हैं। सर का नाम है, यदि हम परिचय करवाते हैं तो सर एक तरह से कवि भी हैं पेशे से, और सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं, और कविता भी समाज हो प्रकृति हो और जो सामाजिक चेतना को लोगों में जो एक जागृति के तौर पर जगाते हैं। भाषा के अष्टम अनुसूची के लिए भी सर भी एक तरह से जागरण मंच तैयार कर रहे हैं इस मानस पटल में। मैं अभी इन्हीं के गांव में पहुंचा हूं, जो बहुत ही एक धरोहर और संस्कृति इस गांव में समाहित है। तो बाकी के इतिहास दीपक सर से हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग घर बैठे ही इस गांव की गुणवत्ता, विशेषता, पुरातात्विक दृष्टिकोण से किस तरह से उस जमाने में जब टेकारी राज, जो टेकारी स्टेट कहलाता था, और बगल में कुछ दूरी पर डुई स्टेट था, उसी के अंतर्गत आता था। लेकिन यहाँ पर भी जो रेवेन्यू जो यहाँ पर वसूलने का जो तरीका था
ऐसा कहा जाता है, कई लोगों इस गांव के लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि हम लोग कहीं भी एक तरह से चुंगी नहीं देते थे। ये बड़प्पन कहिए या शक्ति कहिए या सामर्थ्य कहिए या किसी के प्रभाव में जीने वाले गांव उस जमाने भी नहीं था। तो मैं चाहूँगा दीपक सर से कि आप लोगों का सर गांव है जो एक तरह से बगल में राजा चंद्रसेन की राजधानी रही धरौत, बानावर, बगल में ही सिद्धेश्वर नाथ का एक प्राचीन शिवलिंग है जो बानासुर सोनितपुर के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाया गया। और ऐसा भी बताया जाता है सर कि पहला पूजा आपके ही पूर्वजों ने बाबा सिद्धेश्वर नाथ पर जलाभिषेक करते थे और डोला से जाते थे। और एक चीज़ सर ऐसा बताया जाता है कि आपके पूर्वजों के पीछे से हुआ से दो, जिसको कुकुर कहते हैं, जिसको क्षेत्रीय भाषा में कुत्ता भी बोलते हैं, वो उनके पीछे पीछे जब वहाँ से पूजा अर्चना करके बवनखेड़िया से उतर के जब आ रहे थे अपने ग्राम की ओर, पैतृक घर की ओर, तो उनके पीछे पीछे दो कुत्ता आने लगे। और ऐसा उनको स्वप्न में आया था कि मंदिर का निर्माण किया जाए, जो उनके पूर्वजों ने उनसे कुछ ऋण था जो माने छूट गई थी, उनके वंशज आगे चल के उस ऋण को पूरा करते हैं। और कैसे इस कालखंड को मतलब एक समाहित हुआ और इसका एक तरह से माने जनश्रुति कहें आपके पूर्वजों के द्वारा बताया गया। तो फिर उसके बाद कुत्ता कहाँ चला जाता है कोई ऐसा बताता नहीं, इसकी क्या कहानी है सर, दंत कथा क्या है? दरअसल एक छोटी सी जमींदारी थी इस गांव की जी, हमारे पूर्वजों की। बाबू राम सहाय सिंह इसके आदि संस्थापक थे जी। इस गांव में नींव रखे थे यहाँ इस गांव की नींव वही रखे थे। राम सहाय नारायण सिंह ये टिकारी क्षेत्र से आए थे, यहाँ से अदई वाली से जी। इस विस्तार में। तो पहले इस बस्ती का नाम था हवेलीपुर। अच्छा, इसका आप कहीं भी कागज में देखिएगा, हम लोग अभी सर्वे के कारण सब कागज निकाल रहे हैं, तो दोनों लिखा हुआ है बिजलीपुर उर्फ ताजपुर। ताजपुर टोटल पेपर पर वही निकल रहा है। बिजलीपुर का मतलब क्या हुआ? बिजलीपुर गांव। अच्छा, गांव उर्फ ताजपुर। बाद में बिजलीपुर समाप्त हो गया और ताजपुर रह गया। ऐसा तो बिजलीपुर मतलब की स्थापना बाबू राम सहाय सिंह ने की थी। राम सहाय सिंह ने ही पूरा बसाया इस गांव को। उनके लड़के थे खूबी नारायण सिंह, बड़े प्रतापी थे। मतलब ताजपुर की खूबी शाही से टेकारी से हमता था, जबकि उसके हम रियाया थे जी। लेकिन एक होता ना है आदमी की आँच, एक आदमी की आँच होती है। कदर थी खूबी बाबू की वहाँ बहुत ज़्यादा। तो सब कुछ बना डालने के बाद, जितनी कोठियाँ हैं सब बना डालने के बाद, अंतिम पड़ाव बाबू राम सहाय सिंह का था मंदिर और तालाब के बीच प्रांगण में एक शिव मंदिर और एक तालाब बनेगा जी। लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाए, उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन मरने से पहले वो कहते थे अपने बेटे को कि ये काम अगर हम नहीं पूरा कर पाए, अचानक से तो कुछ होता नहीं है, टाइम लगता है। उस टाइम का आइडिया था उनको कि इतना टाइम लगेगा, शायद हम पूरा ना कर पाए, अति वृद्ध हो गए थे। तो अपने बेटे को बताते थे कि अगर हम ना पूरा करवा पाए तो आप पूरा करा लेना इसको। इसमें इमरजेंसी डालने के लिए एक बार उन्होंने कहा था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हमारे मौत के बाद अगर हम बना लिए तो बना लिए, लेकिन अगर मौत तक भी हम नहीं बना पाए और आप मेरी इच्छा के प्रति नहीं किए तो आपके यहाँ हम कुत्ता बन के रहेंगे। अच्छा। कालक्रम में बातें आई गई, हो गई, उनके दिमाग से भी बात निकली और धन संपदा आ जाती है तो सही बात लोग भूलना शुरू कर देता है। एंजॉय मूड में आकर के ये बातें भूले जी। एक बार सिद्धनाथ की पूजा के लिए
वो गए वहाँ, उधर से लौटते वक्त 2 काले कुत्ते उनके साथ लग गए। इस बात पर किसी की चेतना नहीं गई जी। वहाँ से, उसका कोई संबंध जोड़ नहीं पाया। बात ऐसे ही साधारण ढंग से हुआ कि भाई आ रहे थे उधर से तो कुत्ता साथ आ गया। कुत्ता चल देता है पीछे हाँ, पीछे। भाट के आ गया। लेकिन धीरे 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 उनको स्मरण सा हुआ कि आखिर ये कुत्ता अचानक से मेरे पीछे पड़े, 2 कुत्ते, इसका कारण क्या हो सकता है। तब उनको अपने पिताजी की दी हुई बात याद आई, जो वचन उन्होंने दिया था। स्मरण हुआ उनको। स्मरण हुआ इस संदेह से जी कि कहीं कुछ इसका संबंध उसी से तो नहीं बन रहा है। जी। वो संपदा थी ही, मंदिर तालाब में उन्होंने हाथ लगा दिया। 2-4 वर्ष लगे होंगे। किंवदंती ये भी, हमारे ग्रैंडफादर ये भी बताते थे कि जिस दिन खुबी नारायण सिंह ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जी, उसी दिन से वो दोनों कुत्ते अदृश्य हो गए। उसके बाद पता नहीं चला कि वो गया कहाँ। तो अब भाई अब हिंदू मैथोलॉजी जो है जी, वो कहीं ना कहीं से इन चीज़ों का रिलेशन जोड़ लेता है एक दूसरे, इस एक कड़ी से दूसरे और कड़ी। और सनातन में इन सब चीज़ों पे विश्वास है भी जी। सनातन इन सब चीज़ों में विश्वास करता है बहुत। इसको जरा दिखाइए तो, कितना सुंदर इसका नक्काशी भी है। अच्छा सर, उस पे रखा उखा कलश टाइप का क्या है? वो पत्थर का है? वो नहीं वो सब अष्ट धातु है। ये नीचे से ऊपर ये कलश ब्लैक पत्थर है, ब्लैक स्टोन। ये ब्लैक पत्थर, वो जो सबसे ऊपर है वो अष्ट धातु है, अष्ट धातु का है। ये ना बलुआ पत्थर से नहीं, सब गारा का है, गारा चुना। हाँ, टोटल इसको भी हम लोग थोड़ा सा इसमें कर लगभग 10-12 लाख रुपया लगाए हैं इन साल। अच्छा, इस वर्ष अभी संभल नहीं रहा है, अभी ऊपर से करवाते हैं, अंदर से छोड़ता है। हाँ, तो इसकी मजबूती जैसे आज का कारण नहीं है। हाँ, का कारण नहीं है। आज का सीमेंट तो 10 साल में छोड़ देता है, फाड़ देता है दीवार को, लेकिन हाँ, फाड़ता नहीं है। हाँ, नहीं फाड़ता है। और देखिए ईंट का जो बनावट भी है वो बहुत प्राचीन है, छोटा तो पतला। इसमें इसका ऊपर में थोड़ा ज़्यादा भग्न हो गया था, बहुत सा पेड़ उगाया था, कुछ मोटा हो गया। जब उसको हटाने के लिए उसको हम लोग निकाले तो कई तरह के ईंट इसमें लगे हुए हैं। इतना पतला भी, इतना मोटा भी, गदहिया इतना मोटा भी, मैंने सब मैंने इतना चौड़ा भी, मैंने कई तरह का ईंट प्रयोग हुआ है इसमें, बहुत तरह का ईंट हुआ है। मैंने सब कालीन का ईंट इसमें समाहित है एक तरह से। उस जमाने में जो जिन प्रकार के ईंट व्यवहार में आते होंगे वो इसमें लगा होगा, समय के अनुसार। और जगह देख के यहाँ पर ये लगेगा। अब मान लिया मेहराब निकालना है हमको, तो पतला वाला लगे को तोड़े। अच्छा, वो फाटक था ए वाला। हाँ, तो 2 तल्ला फाटक था, ऊपर का तल्ला गिर गया था तो गड़बड़ लगता था, तो फिर तोड़वा करके उस बस फाटक भर में ही वो मकान बना हुआ है ये। हाँ, नया, मैंने इसी में कचहरी लगता था उस समय ना। इसमें कचहरी होती थी 2 मंजिला। इसका इधर से भी था तो इधर से बंद करवाए, बरामदा इधर से भी था, उधर से भी था, और बीच में हॉल था। इसमें 4 हॉल है। अब अंदर देखिएगा तो 4 हॉल है इसमें। एक कचहरी थी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, मिट्टी का 2 मंजिला जी। तो सब भग्न हुआ तो सब देखिए कोठी टाइप की ही मकान बना, रिमॉडलिंग भी नहीं है। अच्छा, ये नहीं, नया बना हुआ है। अच्छा, नया है। हाँ, रिप्लेस करके बनाया गया। उसको मैंने समाप्त हो गई थी। हाँ, उसके बाद कंप्लीट उसको डिमोलिश किया गया। मट्टी के 2 मंजिला मकान वाला जो था वो कंप्लीट डिमोलिश किया गया, डिमोलिश करके ही बना। ये जननी मकान बना, ये गौशाला बना, और ये था हाथी खाना। हाँ, हर पुरानी जगहों के जगह पर जी वो जगह खाली होते चली गई और नया विस्तार, नया मकान बनता चला गया। इसमें हाथी रहता था ना। हाँ, ये कंप्लीट एरिया हाथी खाना का था। ये लोग यहाँ से मिट्टी ले जाता था गृह प्रवेश में, हाथी खाना का मिट्टी चाहिए ना, तो बनता था। अब जो लोग बांटे, हमारे पिताजी जब बटे तो एक आदमी इसमें मकान अपना बना लिए। ये कंप्लीट कोठी थी। अच्छा, तो इसका जो फ्रंट साइड है ना, ये फ्रंट साइड भी रिमॉडलिंग किया गया। हाँ।
तो इसकी सर विरासत मतलब कितने ईस्वी पूर्व या ईसा से स्टार्ट हुई है? आप ऐसे देखिए ना, इसको हम नीचे से चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जी जैसे आप हमको ले लीजिए, हमारे लड़के की उम्र है 32-34 साल, जी हमारी उम्र हो गई 65 साल। जी 2023 1 जनवरी को हमारे पिताजी 91 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। जी। उनके पिताजी थे बच्चा बाबू, वो अपने ज़माने के नामी हंटर और नामी वैद्य थे। नामी हंटर एसोसिएशन न्यू दिल्ली की जो प्रथम स्थापना हुई थी उसके फाउंडर मेंबर थे। अच्छा। इतने बड़े हंटर थे। राजा आदित्य नारायण सिंह बनारस और इनकी चौकड़ी चलती थी चकना जंगल में। चकना जंगल में शिकार करने आई हॉलिड से शिकार करते थे। तो वो 91 साल की उम्र में वो मरे। उनके पिताजी थे शिवनंदन नारायण सिंह जी, लगभग 72-78 साल की उम्र में वो मरे। उनके पिताजी थे खूबी नारायण सिंह। अब पुष्प तो तकरीबन 400 साल हो जाता है। 400 साल। अब उनके पिताजी थे बाबूराम साहा सिंह, जो यहाँ के फाउंडर थे। तो ही लगभग 400 साल से मतलब पहले भी कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन कुछ हो सकता है, हो सकता है। पहले भी हो सकता है। जो सर आपके ही लेखनी के मदद से लिखी गई ये काव्य संकलन है मन के। देखिए यहाँ पर सर ही इस पुस्तक को लिखे हैं, जो काव्य संग्रह किए हैं, और इसका जो शीर्षक है वो मन के। सर ये जो लिखा गया है मन के, इसमें एक के अलग है और ये मन में के साथ है। थोड़ा आप इसको कवि के माध्यम से। माला में जो प्रयुक्त होता है दाना जी, उसको मन का कहते हैं जी। अब मैं कोई ऐसा प्रसिद्ध कवि तो हूँ नहीं सर, हम तो मगध को आपके छायावादी कवि। आप कहिए कि कुछ मन में भाव उठते हैं, अब उस दौरान कुछ अक्षर कुछ बिखरते हैं, कहीं कागज पे उसको नोट कर लिया। गायन थोड़ी प्रवृत्ति है हमारी, तो गायन प्रवृत्ति होने के कारण लिखना जो होता है मात्रिक होता है। हम तो आपको एक प्रवृत्ति होती है। मगध के गुलजार से हम आपको संबोधित करते हैं। अरे ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी जितने भी कविताएं देखती है एक लय में रहता है, राग में रहता है। मैं मात्रिक ही लिखता हूँ और बंधे हुए विषय से नहीं लिखता हूँ। एकांत में जिधर चित्त जाता है उधर की कुछ चेतना पनपती है, कुछ भाव मन में उठते हैं, अक्षर बिखरते हैं। तो अब एक प्रवृत्ति गायन की है, अंदर से गाने में रुचि है, तो जो लिखना होता है वो मात्रिक हो जाता है। कि जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय कोरोना पीरियड में आप कविता को मतलब बहुत ज़्यादा उस समय सोशल मीडिया पर हो या हर जगह आपका मैंने कविता चलती थी उस समय। तो आपको कई लोग कहते हैं कि दीपक कुमार का मतलब होता है कोरोना काल के कवि। अरे हंसते हैं लोग, मित्र लोग हंसते हैं। कोविड पीरियड। हाँ। दीपक कुमार। दरअसल उस समय कोई काम तो रहने गया था जी। अब 4 परिवार हैं तो चारों अलग रहना ज़्यादा पसंद उस समय कर रहा था जी। तो ये लगता था जैसे छुआछूत की भावना हो गई। तो अब एकांत में पड़े काम तो कुछ है नहीं, पेट को भोजन गया मिला तो खुराफात तो दिमाग से कहीं, तो फिर लिखने के अलावा कोई चाह नहीं, बैठ के लिखते रहे। तो काफ़ी कविताएं उस दौरान लिखी। तो हमारे मित्र लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं कि आप तो कोरोना काल के कवि हैं। ये रुचि कब से जागी सर? बाल काल से ही? हाँ, इसमें 2 परिवार के 2 लोगों का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे हिंदी से प्रवृत्त मेरा परिवार रहा है शुरू से, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को ग्रंथों से वो ग्रंथ संग्रह करने के बड़े शौकीन थे जी।
और बाल्यकाल उन्हीं के संसर्ग में बीता। तो एक कविता सर इसमें से। कि जीवन के भव सिंधु अगम की बातें हैं सब अबुझ पहेली, दिवस झमेला ताम झाम का निशा गहन तम निरी अकेली जीवन के रंग मंच के। आप दुनिया को देख लीजिए अपनी नज़रों से, हर आदमी कलाकार नजर आएगा, जी पता नहीं उसकी कला कहाँ जा रही है, जी लेकिन कलाकार तो वो है, है। चाहे दूषित मन से हो, या चाहे कलुषित मन से हो, कलुषित मन। चाहे शुद्ध मन से हो, मन से। है कलाकारी तो लोग कर रहे हैं। जी तो रंग मंच के कलाकार सब रंग कर्म सा ताना बाना। देखिए चारों तरफ जी छद्म ताल पर, छद्म ने झूठा, छद्म ताल पर पांव थिरकते और दो धारी सुरसाज बजाना। हाँ में भी बोलेगा ना भी ना बोलेगा। भी बोलेगा। दो धारी सुरसाज बजाना, कठिन परीक्षा लेती पग पग आशा नटी, करे अठ खेली दिवस झमेला ताम झाम का निशा गहन तम निरी अकेली जीवन के। अब इंसान करे तो क्या करे, जीना तो पड़ेगा, जी और आशावादी बनना ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। आशा से जीवन को आगे बढ़ाइए। तब हमने लिखा कि लाचारी का नाम अंधेरे को हिम्मत का राग सुनाना, त्याग बहानों की बैसाखी साध लक्ष्य सरगम दोहराना, श्रम गीतों से स्वर निनाद भर। मेहनत के अलावा कोई चारा नहीं, मेहनत करते चलो। हाँ भाई, श्रम गीतों से स्वर निनाद भर नित्य छेड़ना तान नवेली, दिवस झमेला ताम झाम का निशा गहन तम निरी अकेली जीवन के। और अंत तो वही है जो सबका एक जैसा है जी कि अंतिम यह क्रीड़ा की पारी सज कर महायान आएगा। आपको ले जाने के लिए तो ऊपर से ही आना, जहाज आता है, जहाज आता है। आत्म सुहागिन, आत्मा स्त्रीलिंग है जी, आत्म सुहागिन को आदर से पी के घर तक ले जाएगा। और तब कि तत्व अगन, फिर तो आग में अग्नि में मिल जाना पंच तत्व, लेकिन वहां न्याय हो जाता है। हाँ। कि तत्व अगन कर देगी गति सम, सम माने बराबर, बराबर। तत्व अगन कर देगी गति सम भोजराज की गंगू तेली, दिवस झमेला ताम झाम का
निशा गहन निरी अकेली जीवन के।